अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से खबर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के डिरेल होने की, गोया कि पार्लिमान की अपनी मुद्दत पूरी ना करना, हुकूमतों की अपनी मुद्दत पूरी ना करना एक तारीख़ है। और इस मुल्क ने बराह रास्त गोया कि 30 से 35 बरस माशाअल्लाह को भी भुगता है। और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना, गोया कि इसकी भी एक यहाँ पे तारीख़ मौजूद है। लेकिन पहली बार इस मौजूदा हुकूमत में एक सीनियर रहनुमा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का ये फरमाना कि मौजूदा निज़ाम भी एक हाइब्रिड निज़ाम है, और अगर माजी में इस तरह के निज़ाम होते तो ना तो इस मुल्क में पार्लिमान जमहूरियत डिरेल होती और ना ही हुकूमतें अपने वक्त से पहले घरों को जाती, और ना ही मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म को फांसी के फंदे पे झूलना पड़ता या जेल की काल कोठरी में जाना पड़ता। तो ये गोया कि एक सच अगरचे है, उसका इजहार किया गया है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं? क्या ऐसा है कि अब इस मुल्क के अंदर इंटरनल मामलात हों, इकॉनमी के हों, इस मुल्क के एक्सटर्नल मामलात हों, फॉरेन पॉलिसी के, गोया कि हर मामले पे इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के जो व्यूज़ हैं उनको ज़्यादा मुकद्दम जाना जाए, उनको ज़्यादा अहमियत दी जाए, और वहाँ से जो इनपुट आए इस मुल्क के मुंतखब पार्लिमान उसको लेके आगे बढ़े। वो कहना क्या चाहते हैं? हाइब्रिड निज़ाम से मुराद उनकी क्या है? क्या वाकई इस मुल्क के अंदर पार्लिमान इक़्तिदार के अंदर और फैसल साजी के अंदर इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को भी हिस्सेदार बनाए और उनके बगैर कोई भी कदम न उठाए? ये वो कहना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं आज के प्रोग्राम में कुछ सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करेंगे जिस मुंतखब पार्लिमान का हिस्सा हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं वो कितनी दुरुस्त बात है, और अगर आज का निज़ाम हाइब्रिड है तो माजी के हाइब्रिड निज़ाम को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आज का निज़ाम उससे कदरे मुख्तलिफ क्यों है? और मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर ये निज़ाम इसी तरह आगे बढ़ना है तो क्या एक माइंड सेट के अंदर तब्दीली लेके आने की ज़रूरत है, या इसके लिए कानून और आइन के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ करना ज़रूरी हैं ताकि मुस्तकबिल में इस निज़ाम को एक तरह से मुस्तकिल बुनियादों पर इस्टेब्लिश किया जा सके? तो चलते हैं और बात करते सियासतदानों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। जी, हमारी गुफ्तगू हो रही है वज़ीर दिफ़ा के उस स्टेटमेंट के ऊपर जिन्होंने मौजूदा निज़ाम के बारे में दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर सरमाकारी कासिम शेख साहब। बहुत शुक्रिया सर रफजली के लिए। बड़ी डिबेट सर हो रही है ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट के ऊपर कि मौजूदा निज़ाम के बारे में कहा गया कि हाइब्रिड निज़ाम है, उस निज़ाम को डे फास्ट से होने चाहिए था तो मुल्क के अंदर जमहूरियत डिरेल ना होती, चीज़ें बड़ी स्मूथ रहती। तो सर लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इससे मुराद क्या है उनकी? ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है ना, वो वक्त की नज़ाकत के तहत की है। इस पर ज़रूरत है कि हमारी जो सिविल जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो साथ लेके चले आर्मी के, जो डिफेंस के जितने भी फोर्स है ना, इदारे, इसके लिए उन्होंने हाइब्रिड का लफ्ज़ कहा है। और ये साबित हुआ है अभी मौजूदा जो जंग हुई है ना, इससे मिल के हमने सब ने एक एफर्ट की है और वो कामयाब हुई है। तो वो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये है, बजाय कि हम आपस में टसल रखें, मिल के यूनानिमिटी के साथ। और इसमें तो मैं समझता हूँ हमेशा यही करदार है, दूसरे मुल्कों का भी यही करदार। हम अमेरिका में देखते हैं कि उनकी सिविल गवर्नमेंट और पेंटागन मिल के काम करते हैं। तो ये तो एक ऐसा तरीक़ाकार है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा मुल्क है ना, जो इसका मल्ल वकू है, इर्द गिर्द दुनिया की बड़ी मुल्क है, तो इसमें हमें दफ़ा और आर्म फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू को साथ यगानगत रखनी है। और मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए, लोगों के लिए बेहतर है। और इससे पहले अगर आपस में ही टसल रही, इख्तलाफ रहा, तो उसका रिज़ल्ट तो मुल्क की नाकामी हुई ना, या डिस्ट्रक्शन हुई, या जो डेवलपमेंट पर्टिकुलर प्रॉपर नहीं हो सके, जो हमारी ग्रोथ थी। और मैं ये महसूस करता हूँ ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये हम सब ने सीखा है इंटरेक्शन के बाद। जो हालात हुए हैं उसके साथ की सीखा है। वज़ीर दिफ़ा के एक पॉइंट को मैं डिफेंड करता। सही, इसका मतलब है कि जो पास्ट में कंडक्ट रहा है और वज़ीर आज़म का, जिसके नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, वो बेहतर होता कि वो भी इस माइंड सेट के साथ आगे बढ़ते। तो माइंड सेट का प्रॉब्लम था, कन्फ्रंटेशन में कि इससे मुल्क को भी नुकसान हुआ, इदारों को भी हुआ, बिलखसूस पार्लिमान को भी हुआ। तो इसका मतलब तो हम ही जा रहे हैं ना सर? नहीं, मतलब इसका ये है कि प्रोसेस से सीखा जाता है।
जो हालात सामने आते हैं और जो जिस किस्म की एक सूरत हाल होती है उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं। वो अपनी जगह पे उस वक़्त उन्होंने कोशिश की और जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमारे सामने रहे ना, हमारी 78 साल की हिस्ट्री हमारे सामने है। तो मुख्तलिफ अदवार रहे, मुख्तलिफ तरीके से हुकूमत की गई और उसके रिज़ल्ट सामने आए। तो जो बेहतर है वो मुल्क के लिए और लोगों के लिए जो बेहतर है, जो हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो निज़ाम चाहिए, वो हम इवेंचुअली देखिए प्रोसेस से ही होता है और अभी उसके इम्प्रूवमेंट हो रही हैं। तो ये फाइनल हतमी कोई चीज़ नहीं होती, हमेशा वक्त के साथ साथ हालात के साथ साथ उसको में तब्दीली की जाती है। और अभी हमें हमारी जो लेटेस्ट जंग हुई इंडिया के साथ, इस तरह उन्होंने हमें एस्केलेशन की। अगर किसी किस्म का इख्तलाफ होता शायद इतनी कामयाबी हासिल नहीं है। जो कामयाबी हुई है तो उससे भी हमने सीखा है और आइंदा मिलजुल के, और ये देखने के अभी ईरान के साथ जो इसराइल ने एस्केलेशन की, आज ही कैबिनेट की मीटिंग थी, अभी मैं वहाँ से इसके आ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर बड़ा डेलिब्रेट किया है कि किस तरह हमने रोल प्ले किया है इरान की जंग के में भी। जो बेहतर किरदार है जिसके ईरान वालों ने सराहा, जो किरदार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो सीज़ फायर हुई है उसका किरदार प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है, मैं समझता हूँ काबिल तारीफ़ है। क्योंकि पाकिस्तान ये 1.5 अरब लोगों का खिक्का है और दोनों मुल्क एटमी सलाहियत रखते हैं, तो एक तबाही हो सकती है जंग अगर तूल पकड़ तो कैद भी ज़रूर रहा है। तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ अप्रिशिएट किया जाता है। उन्होंने फिर कश्मीर का, देखिए कश्मीर का एक किस्म का हम भी उसको ज़्यादा इतनी तंदेही से उसको हाईलाइट नहीं कर रहे थे, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया कश्मीर के मैटर को, जो सर्द खाने में पड़ा हुआ था उसको उठा के दोबारा लाए थे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर पाकिस्तान ने अपने इस जंग के तनाज़र में। और फिर अब देखिए कि खुद वहाँ भी किरदार प्रेसिडेंट ट्रंप का रहा भी है ईरान, और इसे ईरान भी इसको अप्रिशिएट करेगा उनके किरदार को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का किरदार था। ठीक है, उन्होंने जो गज़ा में जो हो रहा है उसको हम उसको तनकीद करते हैं और वो ठीक नहीं हो रहा गज़ा में जो कोई तबाही हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो तो आए इसीलिए, वो तो कह रहे हैं अपना उनका मैनिफेस्टो है कि मैं दुनिया में अमन कायम करवाऊँगा और जंगों को ख़त्म करवाएँ। लास्टली ये जो इस वक्त वर्किंग रिलेशन सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान है, इसको इसी तरह जारी रखने के लिए आप समझते हैं कि माइंडसेट तब्दील करना ज़रूरी है या आइन के अंदर तब्दीलियाँ भी कुछ होनी चाहिए ताकि रोल डिफाइन कर दिया जाए? देखिए आइन आपका तो आइन में तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें, कोई भी खैर आइनी काम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को डेजिग्नेट करता है पर्टिकुलर कोई भी, तो वो उन्हीं की सरबराही में सारा कुछ काम हो रहा है। फिर भी अगर कोई ज़रूरत होगी, जो असम्बली है वो जो समझती है पार्लियामेंट, तो तब्दीली तो हर वक्त आइन में हो सकती है। और वक्त की नोयत के साथ साथ ये तो लोगों का काम है ना कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने फैसला करना है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन पार्लियामान पीपल्स पार्टी से मखदूम जमील जमान साहब, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, इनफैक्ट बतौर साहब मैं भी जानना चाह रहा हूँ और पूरी मुल्क की आवाम भी कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है मौजूदा निज़ाम के बारे में, इस निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहा जा रहा है जिसके बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है, कि इल्ज़ामात लगते रहे पिछली तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे भी। तो सर इससे मुराद क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ आपको भी समझ आई है बात? देखें, ख्वाजा साहब बड़े बेबाक तरीके से बोलते हैं और कभी ऐसे सवालात का जवाब दे देते हैं कि उनके ज़रूरत नहीं होती। तो मैं भी ये समझता हूँ कि शायद उन्होंने जो समझा वो कह दिया, जो कि सियासत में कभी कभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन ख्वाजा साहब ने अपना स्टाइल रखा हुआ है और वो असेंबली भी आते हैं तो असेंबली की जान बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा बड़े हैं, उनको एहतियात करना चाहिए। और आपके ख्याल में इनफैक्ट कि जिससे पहले हमारी मुस्लिम लीग इलाकाबीन से बात हुई तो उनका ख्याल ये है कि जी अगर इदारों के साथ सेम पेश का होना को बुरी बात थी और बाजी में जहाँ जहाँ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आए उधर से हुकूमतें डिटेल हुई हैं, पार्लियामान डिटेल हुई है, तो आपके ख्याल में ये दुरुस्त है कि इदारों को सुनना भी चाहिए, स्पेस भी देनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बननी चाहिए? मेरे ख्याल में देखें, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ पर जो हमारे दूसरे दुश्मन हैं उनकी बड़ी यलगार होती है और इतनी नेगेटिविटी आती है कि हमें पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है। और जहाँ तक जंग का माहौल है, जहाँ तक पाकिस्तान की बका का सवाल है, तो मुझे लगता है कि हमें यकीनन एक पेज में होना चाहिए, बाकी अपना व्यू ज़रूर रखना चाहिए कि हमारा ये व्यू है, इस तरीके से जब
जहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त है तो वहाँ मेरे ख्याल में कि मैं अपने दुश्मन को भी साथ कर दे पाकिस्तान का डिफेंस करने से। और माजी में उनको ख्याल ये था कि 90 की दहाई में अगर ऐसा होता तो खैर अपनी की नून लीग हुकूमत न जाती, पीपल्स पार्टी हुकूमत न जाती। तो माजी के जो सियासतदान है, जो कायदीन है, उनको कंडक्ट को आप भी क्रिटिसाइज़ करें कि गलत किया था, इसी वजह से सब कुछ ख़राब हुआ। जी, मैं समझता हूँ कि वो हमारा एक स्याह बाप था और उसने हमारी तारीख पे बहुत ही गंदा असर छोड़ा है, पॉलिटिकल जो तारीख गुजरी है, क्योंकि हमने बेनज़ीर साहिबा जैसी शख्सियत को जेल में देखा, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में देखा। ये एक गंदा बाप था, सियासत में ये नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि अगर सियासी मुकाबला करना है तो मैदान पे आके करना चाहिए, जेलों में डाल कर नहीं करना चाहिए। तो साहब आपके ख्याल में उस वक्त की सियासी क़यादत का कंडक्ट दुरुस्त था, और उनके खिलाफ जो इक़दाम किए गए थे वो गलत थे? मेरे ख्याल में सियासतदान भी कमज़ोर थे। अगर वो अपनी जो उनको मिली थी, एक वोट मिला था पब्लिक की सपोर्ट के साथ थी, तो उनको वो शो करनी चाहिए था, शो करके खड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, उनको वो आके बताना चाहिए। तो आज हम किसी और बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जलील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इनफैक्ट जो अपनी राय का इज़हार कर रहे थे नाज़ीम। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और शायद गुफ्तगू कर